Welcome all. Today we start new chapter, The Enemy, from your book Vistas. Before I start, the background. The background of this story is World War and an American prisoner of war. As you know, Japan and America were in war. So the title here, The Enemy, means the protagonist of the story, Dr. Sadao, accidentally met a prisoner of war who was an American who is washed ashore in dying state, and he found him at the doorstep of his house, and there is a dilemma whether to save because he was a doctor, so it was his duty to save the patient, but as he was also a patriot, so how can he treat an enemy? So this was the dilemma, and how he fulfilled both his responsibilities. This was the story. यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे हमला किया और ये दुश्मनी स्टार्ट हो गई। डॉक्टर सदाव के घर के पास समुद्र में बहता हुआ एक प्रिजनर ऑफ वॉर, एक जो अमेरिकन सोल्जर है, वो आ जाता है और डॉक्टर सदाव को समझ में नहीं आ रहा कि उसे ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक पैट्रियट भी है, पर साथ ही साथ एक डॉक्टर होने के नाते उसका फ़र्ज़ है उस पेशेंट को ट्रीट करना। वो कन्फ्यूजन में है, डिलेमा में है, और कैसे वो दोनों ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करता है, ये स्टोरी है बाय पॉल एस बक। द एनिमी ये सिग्निफाई करता है द एनिमी, द अमेरिकन, एज जापान एंड अमेरिका वर इन वॉर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। अब डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस जो है, इट वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज़ कोस्ट। एक जापानीज़ कोस्ट पे डॉक्टर सदाओ हॉकी का घर बना हुआ है, और जब वो छोटा था तो वहाँ पे वो खेलता रहता था। वह द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव और नैरो बीच डेट वॉज आउटलाइन विद अ बेंट पाइस। और वह जो पत्थर का बना हुआ थोड़ा नीचा स्क्वायर घर एक संकरे, एक नैरो समुद्री किनारे के ठीक ऊपर चट्टानों पर स्थित था, जिसके किनारे किनारे झुके हुए चीड़ के पेड़ थे, बेंट पाइन्स। यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि एज ए बॉय सदाव हैड क्लाइम्ब द पाइन्स, और जब वो बच्चा था तो उसको वो इन पाइन्स पे चढ़ता था, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फिट, और नंगे पैर वो अपने आप को इन पेड़ों पे चढ़ता था। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट्स, और ऐसा उसने साउथ सीज में लोगों को नंगे पैर कोकोनट के पेड़ों पे चढ़ते हुए देखा था, और वो भी इसी तरह पाइन पे चढ़ा करता था बेयर फिट। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दो सीज, और उनके पिता हमेशा उनको साउथ के जो ये दक्षिण में जो ये आइलैंड्स थे यहाँ पे ले जाया करते थे। एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, दोज आइलैंड्स यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर द जापान। और हमेशा वो एक बात कहा करते थे कि जो वो आइलैंड्स जो वहाँ है, यॉन्डर का मतलब होता है देयर, वहाँ, देयर वो जो जापान है, जापान के लिए भविष्य का पहला कदम है। नाउ वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली। और जब वो छोटा था तो वो पूछा करता था कि हम वहाँ कैसे जा सकते हैं, और ही टॉक दिस सीरियसली। तो उनके पिता ने कहा, हु नोस, कौन जानता है। हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। और उनके पिता ने बताया था कि हमारे भविष्य की सीमा कौन निश्चित कर सकता है, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसा बनाते हैं। सदाव हैड टेकन इट दस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, और हमेशा से ही सदाव ने मस्तिष्क में बात बिठा ली थी, और अपने पिता की कही प्रत्येक बात को, एवरी वर्ड, वो उसको ओबे करते थे। उसके पिता जो थे कभी उनसे मजाक नहीं करते थे, ना ही उनके साथ खेलते थे। लेकिन जो
अपने एकमात्र पुत्र के लिए असीमित कष्ट उठाते थे। सदाव जानते थे कि उनके पिता उनकी शिक्षा की सबसे अधिक परवाह करते हैं, उनका चीफ कंसर्न होता था, और इस कारण से उन्हें सर्जरी और दवाइयों के बारे में सब कुछ सीखने के लिए 22 वर्ष की आयु में ही अमेरिका भेजा गया था। वह जब वापस आए तो वो 30 ईयर्स के थे, लेकिन जब वो वापस आए तो उनके पिता की डेथ हो चुकी थी और उन्हें न केवल एक सर्जन बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी प्रसिद्ध होते हुए देख लिया था। तो मतलब उनके पिता की डेथ होने से पहले, बिफोर ही हैड कम बैक, उनकी एज उसमें 30 हो चुकी थी, लेकिन उनके पिता ने मरने से पहले उनको एक फेमस सर्जन और साइंटिस्ट बनते हुए देख लिया था, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिसीज डिस्कवरी विच कुड रेंडर वुंड्स इंटायरली क्लीन। देखिए, जो सदाव को जो इतनी इतना वो फेमस हुए थे, वो कारण ये था कि उसका कारण ये था कि उनने एक खोज को पूरा कर लिया था जो वुंड्स को, घाव को पूरी तरह साफ कर देती थी। इसलिए उन्हें सैनिकों के साथ विदेश नहीं भेजा गया था, अदरवाइज उनको बॉर्डर पे या फाइटिंग के लिए उनको भेजा जाता, क्योंकि वो जानते थे कि इस बात का हल्का सा खतरा था कि जो जनरल था, जो काफ़ी ओल्ड हो चुका था, कि एक ऐसी स्थिति के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी। लेकिन अभी उसके दवाइयों से इलाज किया जा रहा था और संभावना को ध्यान में रखते हुए सदाव को जापान में रखा गया था। तो नॉर्मली जब वॉर के टाइम में डॉक्टर्स को फ्रंट लाइन में भेजा जा सकता था, पर क्योंकि जनरल बहुत बूढ़ा था और उनको कभी भी मेडिकल इमरजेंसी या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, तो सदाव को जापान में रोक लिया गया था ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो जनरल का इलाज कर सकें। अब जो समुद्र है वहाँ से बादल उठ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा गर्मी है, अनएक्सपेक्टेड वार्मथ है। रातों में बहुत ठंड होती है और उसके साथ फॉग यानी कि कोहरा भी लेके आती है। और सदाव धुंध को समुद्र के किनारे के पास स्थित एक छोटे से द्वीप की बाहरी सीमा को ढकते हुए और फिर रेंगते हुए घर के नीचे समुद्र के किनारे पर आकर चीड़ के पेड़ों से लिपटते हुए देख रहे थे। तो ही वॉज वॉचिंग कि कैसे क्रीप करते हुए रेंगते हुए जो आपका जो फॉग है वो कैसे धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ों के पास से आ रहा था। एंड और कुछ मिनटों के बाद जो कोहरा था, फॉग था, वो उनको घर को घेर लेने वाला था। और देन तब वह कमरे में जाते, वहाँ उनकी पत्नी हाना उनके 2 बच्चों के साथ उनकी का वेट कर रही होती है। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, लेकिन उसी मोमेंट पे दरवाज़ा खुला और उसने बाहर देखा, उसने हेयर मीन्स हैना ने बाहर देखा, और वो बाहर देखता है जो हैना है उन्हें अपने किमोनो पहना हुआ है। किमोनो एक जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस होती है जो काफ़ी डार्क ब्लू कलर की है और उसके ऊपर उन्हें ऊनी हावरी एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है। और वह स्नेहपूर्वक उनके पास आती है विथ अफेक्शनेटली और पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ए स्टूड स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, और अपने बाँ उनके ऊपर डालती है और वो इसमें स्माइल कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलते। और हैना के बारे में फिर वो बताते हैं कि वो हैना से अमेरिका में मिले थे, बट वो तब तक उनके साथ प्यार में नहीं पड़े जब तक वो श्योर नहीं हो गए थे कि वो एक जापानीज है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, और क्योंकि उनके पिता बहुत ट्रेडिशनल थे तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते अगर हैना प्योर रेस से नहीं होती। और he wondered often whom he would have married if he had not met मैना, और हमेशा वो ये बात सोचते थे कि कि अगर हैना जापानीज़ नहीं होती या उससे नहीं मिलते तो वो किससे शादी करते। लेकिन सौभाग्य से उन्हें बिल्कुल अनौपचारिक तरीके से द
ही फाउंड हर, तो किस्मत से इन ए कैजुअल वे वो उनको मिल गई और बाई चांस लिटरेरी एट ए अमेरिकन प्रोफेसर हाउस। और फिर वो बताते हैं कि उनकी जो पहली मुलाकात हुई थी एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे हुई थी। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंड एक्सेस टू डू समथिंग फॉर देयर ओन फॉरेन स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो प्रोफेसर अमेरिकन प्रोफेसर थे जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे थे, और उनकी जो वाइफ थी काफ़ी चिंतित रहते थे कि वो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर पाएँ, स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर पाएँ। दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड हिज काइंडनेस। और बावजूद इसके कि यहाँ पे हम देखते हैं कि छात्रों को भले ही ये सब बोरिंग लगता था, उबाऊ लगता था, लेकिन फिर भी उनकी इस दयालुता को स्वीकार कर लिया था। Sadao had often told Hannah how nearly he had gone to Professor Halley's house that night. The rooms were so small, the food so। और सदाव हैना को बहुत बार बताया था कि कैसे उस रात प्रोफेसर हार्ले के घर ना जाते जाते भी चले गए थे। वो जा नहीं रहे थे पर चले गए थे। उनके घर के कमरे जो थे छोटे थे, खाना बहुत ख़राब था, और प्रोफेसर की पत्नी उत्साहित होकर बहुत बोलती थी। और तो बहुत वॉल्यूबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला। लेकिन वह गए थे और वहाँ उन्हें हैना मिली थी, जो हैना उसमें एक नई स्टूडेंट हुआ करती थी, और उन्होंने महसूस किया था कि यदि ज़रा भी संभव हो तो उसे प्रेम करेंगे। तो ये उनका मुलाकात थी। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म्स। अब उन्हें अपनी बाह हैना के हाथ का एहसास हुआ, और वह इस आनंद के लिए जागरूक हुए कि उन्हें उससे जो प्यार प्राप्त हुआ था उसके लिए वो तैयार हुए। हालांकि उनका विवाह बहुत इतने वर्ष हो गए थे कि अब उन्हें उनके दो बच्चे थे। दे आर मैरिड फॉर इनफ टाइम। अब उनके दो बच्चे थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने लापरवाही से अमेरिका में विवाह नहीं किया था, उन्होंने अपना स्कूल का कार्य पूरा किया था और जापान में घर आ गए थे। और उसके बाद सदाव के जो फादर थे उन्हें हैना को देखा था, और उनका विवाह परंपरागत जापानी तरीके से ही हुआ था। ऑल्दो हालांकि सदा और हना ने पहले ही कुछ समय तय कर लिया था कि वह पूर्णतः खुश थे, और क्योंकि पहले उन्हें प्री डिसाइड कर लिया था कि हम शादी करेंगे, तो इसलिए वो बहुत खुश थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी। और उसने अपना गाल उनकी बाह पे टिका दिया। हैना के बारे में बात हो रही है। और इसी पल दोनों ने धुंध में किसी काली चीज़ को बाहर आते हुए देखा। वह एक आदमी था, उसे समुद्र से बाहर फेंक दिया गया था, और उन्होंने देखा कि एक मिस्ट में एक काला सा साया था। ही वॉज फ्लंग। फ्लंग का मतलब होता है बाहर धकेल दिया जाना, फेंक दिया जाना, और यहाँ पे फ्लैंग आउट का मतलब थ्रोन आउट। और ऐसा लगता था कि किसी बड़ी लहर ने उसे बाहर उछाल दिया था। कुछ कदम लड़खड़ाया, और वह आदमी जो था वह कुछ कदम लड़खड़ाया। उसकी धुन में उसकी एक शेडो आउटलाइन ही आकृति सी बन रही थी। उसके हाथ उसके सिर के ऊपर उठे हुए थे, और उसने चक्कर काटती हुई धुंध से उन्हें पुनः छिपा लिया। हना चिल्लाई, वह कौन है? और उसने सदाव का हाथ छोड़ दिया, और वो दोनों बरामदे की रेलिंग पर झुक गए और झुककर देखने लगे कि वहाँ कौन है। वह उन्हें पुनः उसे देखा। वह आदमी अपने हाथ और घुटनों पर रेंग रहा था। एंड ही वॉज कर्ल्ड मिस्ट हिड बिहाइंड अगेन। और वो पीछे छिप गया। हु इज डैड? हैना क्राइड। और उसने अपना हाथ छोड़ दिया। एंड बोथ लीन्ड ओवर रेलिंग। और दोनों रेलिंग पे झुक गए। नाउ दे से सॉ हिम अगेन। और वो दोबारा देख सकते थे। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, एंड यहाँ पे ही वॉज क्रॉलिंग। और देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। और उन्होंने देखा कि वह मुँह के बल गिर गया। और फिशरमैन परहैप्स। और उनको लगा कि शायद ये एक फिशरमैन है, तो शायद कोई मछुआरा होगा जो अपनी बोट से बहकर आ गया होगा। वह तेज़ी से सीढ़ियों में उतरे, और उनके पीछे पीछे हना आई। उनकी चौड़ी आस्तीनें लहरा रही थी। एक्चुअली किमोनो जो ड्रेस है उसकी जो हाथ होते हैं काफ़ी चौड़े होते हैं। दोनों ओर 1-2 मील की दूरी पर मछुआरों के गांव थे, परंतु यहाँ तो मात्र खाली और सुनसान किनारा था जो चट्टान के कारण खतरनाक था।
पूरा स्पाइक्ड था। किनारे के उस ओर समुद्री जो जहाज होता है, फेन होता है, वो चट्टानों से निकला हुआ था और किसी तरह वह आदमी उनसे होकर आ गया था। वह अवश्य ही बुरी तरह घायल होगा। ही वॉज बैडली टोन, क्योंकि वहाँ पर नुकीली चट्टानें थी और जहाज था जो दिखाई नहीं देता था, स्पाइक रॉक्स थे, और जैसे तैसे करके वो आदमी मैनेज करके यहाँ तक पहुँच गया था। जब वह उसकी ओर आए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में ऐसा ही था। उसे एक और लगी रेत पर पहले ही लाल धब्बा था जो रक्त को सूखने का कारण बना था। तो ही वॉज ब्लीडिंग, और सैंड पे उसके स्टेन थे ब्लड के, और ब्लड जो था वो सैंड ने सोख कर लिया था। तो सदाव ने कहा वो वुंडेड है, घायल है। वह जल्दी ही से उस आदमी के पास गए जो बिना हिले डुले लेटा हुआ था। उसका चेहरा रेत में था और उसका सिर पर पुरानी टोपी टिकी हुई थी जो समुद्र का पानी सूखे हुई थी, तो काफ़ी गीली थी। वह गीले फटे पुराने कपड़ों में था। सदाव रुके। आना उसके बराबर में थी और सदाव उस आदमी का सिर घुमाया। उन्होंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की और आना फुसफुसाई, ये एक वाइट आदमी है। अ वाइट मैन मीन्स अ यूरोपियन और अमेरिकन। यस, इट वॉज अ वाइट मैन। और हाँ, सदाव ने भी कहा ये एक वाइट मैन है। द कैप वाइट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज ए हिज वाइट येलो हेयर। और उसकी जो टोपी थी, गीली टोपी, वो एक और गिर पड़ी और उसके भीगे हुए पीले बाल दिखाई दिए। उसके लंबे बाल थे, जैसा कि कई सप्ताह से कटे ना हो, और उसके उस युवा को टॉर्चर किया जाना, यातना दिए हुए चेहरे पर एक खुरदरी पीली दाढ़ी थी, और वो बेहोश था, अनकॉन्शियस था। एंड ही न्यू नथिंग डैट दे हैड डिड फॉर हिम, और वो नहीं जानता था कि उसके लिए क्या किया था। नाउ सदाव को घाव की याद आई और वो अपने अनुभवी और कुशल उंगलियों से घाव को खोजने लगे। उनके स्पर्श से घाव फिर से ताज़ा हो गया और उसमें से खून बहने लगा। सदाव ने उसकी कमर के नीचे भाग पर दाहिनी ओर देखा तो एक बंदूक का घाव पुनः खुल गया था। इट्स अ बुलेट वुंड। मांस बारूद के कारण काला पड़ गया था और कभी कुछ ही दिन पहले उस आदमी को गोली लगी थी और उसकी देखभाल नहीं की गई थी। तो एक्चुअली जो वुंड था एक बुलेट वुंड था और जिसका केयर नहीं किया गया था, और वो दुर्भाग्य था कि उस चट्टान उसी घाव से टकरा गई थी। तो हुआ क्या था कि जहाँ पे उसे गोली लगी थी वहीं पे वो टकरा गया था, और बाई चांस तो उसका घाव उस पर 2 बार चोट लग गई थी। वो इज़ ब्लीडिंग। तो फैना ने फिर कहा कि देखो कितना खून बह रहा है। अब धुंध ने उन्हें पूरी तरह ढक लिया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाई, और इस समय इधर को कोई नहीं आ रहा था। तो मछुआरे घर जा चुके थे और कभी कभी आने वाले किनारे पर खोजने वालों को लगा होगा कि शाम हो गई है। तो जहाँ पर जो आते थे खोज के लिए बीच कॉम्बर्स, तो उनको लगा होगा कि अब शाम हो गई है। सदाबुद्ध बताए हम इस आदमी का क्या करें, कि हमें क्या करना चाहिए, और व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, और उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें प्रशिक्षित हाथ उनके मर्जी से चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाव मटर्ड, और सदाव को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए कि वो मटर कर रहा है, लेकिन उनके हाथ के साथ उनके जो ट्रेंड हाथ हैं वो अपने आप काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक्चुअली वो एक ट्रेन डॉक्टर है, तो ऑब्वियसली उसका जो हाथ है अपने आप चल रहा है। उन्होंने घाव को समुद्री काई से भर दिया, जो वहाँ पे समुद्र की जो लीच थी उससे उसे पैक कर दिया सी मॉस से, और देन स्ट्यूड द मॉस जो पूरे किनारे पर फैली हुई थी। यहाँ पे स्ट्यूड का मतलब होता है ले ओवर, चारों तरफ फैली हुई थी। द मैन मोन विथ पेन इन हिज स्टफर बट ही डिड नॉट अवेकन। अब वो आदमी अपनी बेहोशी में दर्द से करा रहा था, परंतु स्टफर का मतलब होता है स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी में वो करा रहा था, परंतु सदाव वो उठा नहीं था, जागा नहीं था। सदाव ने अपनी ही बात का उत्तर देते हुए बोला सबसे अच्छा यही होगा कि हम इसे वापस समुद्र में डाल दें। और देखिए, हम सबसे बढ़िया तो ये है कि हम इसे वापस समुद्र में डाल दें, द बेस्ट थिंग वी कैन डू। ठीक है,
और खुद ही जवाब दे रहा था और खुद ही पूछ रहा था, यस अनडाउटेबली। और जबकि इस क्षण के लिए जो ब्लड था वो रुक गया था और खड़े हुए थे, उन्होंने अपने हाथों में से रेत झाड़ी। हाना अपने ही धुन में बोली, हाँ बिल्कुल निसंदेह से यही सबसे अच्छा होगा, लेकिन ये एक्चुअली क्योंकि वो वाइट मैन है इसलिए वो ये चाहते हैं कि उसे वापस समुद्र में डाल दिया जाए। लेकिन वह उस स्थिर आदमी से टकटकी लगाकर देखते रही और यहाँ पे वो उसे देखती रही क्योंकि वो मोशनलेस था। इफ़ ही शेल्टर्ड, अब देखिए यहाँ पे वो कहते हैं अगर हम इसको अपने शेल्टर देते हैं यानी कि आश्रय देते हैं, शरण देते हैं, तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, और यदि हम इस कैदी के रूप में से सौंप दें तो निश्चित ही मर जाएगा। हाना ने कहा, सर्वाधिक दयालुता का काम यही होगा कि हम इसे वापस में समुद्र में छोड़ दें। तो बजाय इसको आर्मी को सौंपने के हम इसे समुद्र में छोड़ दें। लेकिन उससे ये एक भी नहीं हिला, लेकिन उनमें से जो बूथ जो पति पत्नी थे उनमें से कोई भी नहीं हिला क्योंकि वो डाल नहीं पा रहे थे। वह उस स्थिर बेहोश आदमी को बिल्कुल कौतूहल से और उसको घूर रहे थे। दे वर क्यूरियसली रिपल्शन, और उसको बिल्कुल, रिपल्शन का मतलब था डिसलाइक, नापसंदगी के भाव से बिल्कुल देख रहे थे। एंड व्हाट इज़ ही, हैना विस्पर्ड, और हैना ने विस्पर किया व्हाट इज़ ही का मतलब वह किस देश का है। सदाव ने कहा, यह कुछ कुछ अमेरिकी लगता है, और देयर समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। सदाव सेड, ही टुक अप द बैटेड कैप, और उनने वो जो बैटेड यानी कि फटी हुई जो टोपी थी उसको हाथ में लिया, और वो लगभग मिट चुके, वहाँ पर जो कुछ वर्ड्स थे लगभग धुंधले हो चुके थे, मिट चुके थे। वह बोले, किसी अमेरिकन युद्धपोत का नाविक है, किसी कोई सेलर है, किसी अमेरिकन वॉरशिप का। और उसने पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था अमेरिकन नौसेना। द मैन वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर, POW, एज ही हैज़ केप्ट, हैना क्राइड सॉफ्टली, एंड डेट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड। और क्योंकि वह बचकर भाग निकला है और इसलिए वह घायल है। सदाव ने भी बिल्कुल सहमत होते हुए कहा, पीठ में घायल होने का यही कारण है कि वो भाग रहा होगा, उसको पीठ पे गोली लगी है। वह एक दूसरे को देखते हुए थोड़ा हेसिटेट करने लगे, और फिर बिल्कुल रेजोल्यूशन से, दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय के साथ हैना ने कहा, आओ हम इसे वापस समुद्र में छोड़ सकते हैं। और इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड। तो सदाव ने कहा, पूछा, यदि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो। हैना ने कहा, नहीं, लेकिन यदि तुम अकेला ऐसा कर पाओ तो। सदाव जो हेसिटेट करते, भाई मैं तो नहीं कर पाऊँगा, क्या तुम कर सकती हो। और अब सदाव फिर से हेसिटेट करने लगे। उन्होंने कहा, अजीब बात है ये है कि यदि ये व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होता है तो हम इसे बिना परेशानी के पुलिस को सौंप सकता था। अगर ये स्वस्थ होता, आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं ज़रा भी चिंता नहीं करता। ये मेरा शत्रु है, सारे अमेरिकी हमें मेरे दुश्मन हैं, एंड ये एकमात्र सामान्य व्यक्ति है। तुम देख रही हो कि इसका चेहरा कितना मूर्खतापूर्ण है, कितना फुलिश है, लेकिन क्योंकि ये घायल है, हैना बोली, तुम भी इसे वापस समुद्र में नहीं डाल सकते हो। तो बस एक काम किया जा सकता है, हम इसे घर के अंदर ले सकते हैं। सदाव ने पूछा, लेकिन नौकर लोग, तो नौकर कैसा बिहेव करेंगे, क्या एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सदाव ने पूछा कि भाई नौकर कैसा बिहेव करेंगे। एंड तो that's it for the day. We continue with the same topic in the next video. Thank you.